देखिए, चुनाव आयोग का जो डेटा आपने दिखाया, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, अब लगभग अ, तस्वीर लगभग लगभग साफ है। एक बात का जिक्र जो छूट गया था, जो अमिताभ सर ने एक चीज का जिक्र किया कि ममता बनर्जी महिलाओं के खाते में पैसा दे रही थी, 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में वो हम्म। दे रही थी। जी हाँ। चुनाव के घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया 1,500 रुपए देने का, कि हम्म। हम 1,500 रुपए उस राशि को कर देंगे। लेकिन उसी को बीजेपी ने 3,000 कर दिया। बीजेपी ने कहा कि हम आएंगे तो हम महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। हम्म। इस बात पर बहुत बात हो रही है कि ममता बनर्जी पिछड़ रही हैं, तो क्यों पिछड़ रही हैं। हम्म। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आज चुनाव चुनाव खत्म हो गया, अब आज परिणाम आ रहा है, पश्चिम जी बंगाल हाँ। के और तमाम राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी हम्म। ने किया क्या? 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद भाजपा ने हम्म। किया क्या? भाजपा हम्म। में संगठन के मामलों में जो कुछ चार पांच चेहरे बड़े माहिर माने जाते हैं, उसमें से एक नाम है सुनील बंसल का। जी हाँ। बीजेपी ने सुनील बंसल को 2022 में, यानी चुनाव से 4 साल पहले, हम्म। 2022 में मुख्य संगठनात्मक प्रभारी बनाकर बंगाल भेज दिया। जी। इससे पहले ये काम वहां पर कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे। हम्म। लेकिन 2022 में सुनील बंसल को बंगाल भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप बूथ लेवल पर बीजेपी को मजबूत करिए। पहली बात। जी हाँ। दूसरी बात, भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रभारी बनाया जाता है और त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब, उनको हम्म। सह प्रभारी बनाकर बंगाल भेजा जाता है। यानी संगठन के मामलों के, जमीनी राजनीति के 3 सबसे माहिर चेहरे बंगाल भेज दिए गए, उनको काम पर हम्म। लगाया गया। एसआईआर पर बात होती रहेगी, झालमुड़ी पर बात होती रहेगी, बात इस पर होती रहेगी कि नरेंद्र मोदी कैमरा लेकर हम्म। नाव में बैठे थे, सही नरेंद्र बात है। मोदी नाविक को गले लगा रहे थे, तमाम बातें हैं। इनके नेता मछली खा रहे थे पब्लिक के सामने, क्यों खा रहे थे? सही। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि अगर ये लोग आ गए तो बंगाल में माछ भात नहीं खाने देंगे। उसका काउंटर जी बीजेपी हाँ। ने इस तरीके से किया कि मनोज तिवारी और अनुराग सिंह ठाकुर लोग मछली खा रहे थे। लेकिन 4 साल पहले अगर उस संगठन का वो माहिर व्यक्ति, जिसने उत्तर हम्म। प्रदेश जिताया है, सुनील बंसल, जी हाँ। उसको बंगाल में ड्यूटी लगाई जा रही है, भेजा जा रहा है, यानी बीजेपी होमवर्क तो कर रही थी, राइट। जमीन पर वो काम तो कर रही थी। बाकी बातों पर, चीजें ऊपर बात हो जाएगी कि क्यों जीते क्यों हारे, कमी कहां थी, लेकिन बीजेपी काम नहीं कर रही थी, ये नहीं माना जा सकता। अगर 4 साल पहले से वो संगठन को दुरुस्त कर रहे थे, 2 सीटों से वो 77 सीटों पर आए, 2 सीटों से 77 सीटों पर, और आज आज की तारीख में तस्वीर हमारे सामने है, हमको नजर आ रहा है। देखिए, हम्म। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने, दूसरी बात, अ, दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से, मुंबई से, हर जिले से, हर राज्य से कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, सबकी ड्यूटी बंगाल में लगाई गई। जी अगर हाँ। अगर किसी के बारे में पता चला कि उसके 5 रिश्तेदार, उसके 5 वोटर भी कोलकाता में रहते हैं, तो बीजेपी ने अपने उस नेता को बंगाल में कम से कम 10 दिन रहने की जिम्मेदारी दे दी कि आप बंगाल में बिल्कुल। जाकर रहिए। ये तैयारी की थी बीजेपी ने। इसी तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा था और इसी तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि होमवर्क कैसे होता है, जमीन पर हम्म। कैसे मजबूत किया जाता है, ये बीजेपी ने बंगाल में मेहनत की है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि ये तो बंगाल की बात हो गई, बंगाल का हमारे सामने है। मैं अभी देख रहा था, कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी कि स्टालिन के घर पर टेंट लग चुका था जश्न मनाने का, अब वो टेंट उतारा जा रहा है। और जी। विजय, थलापति विजय के घर में इस वक्त जो है वो जोश दिख रहा है, खुशियां दिख रही हैं। जी। होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जीत दर्ज कर रहे हैं। और वैसे भी आप जानती हैं कि सफलता के तो 100 बाप हो जाते हैं, असफलता सत्य। अनाथ हो जाती है। ये सत्य। ये सत्य। बिल्कुल बनी सी बात है। आज ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं तो तमाम कारण गिनाए जाएंगे। अगर सही ममता बात है। बनर्जी जीत जाती तो तमाम कारण होते, कहा जाता कि ममता बनर्जी का करिश्मा काम कर गया, अभिषेक यस। बनर्जी की रैलियां काम कर गई, बिल्कुल सही बात। सायोनी घोष के गाने काम कर गए। आज वही बात पलट गई है, कहा जा रहा है कि सायोनी घोष के गानों ने नुकसान करवा दिया। तो राजनीति में ये सब कुछ चलता रहता है, जीत हार में ये सब कुछ चलता है। लेकिन बिल्कुल। बंगाल हो, असम हो या तमिलनाडु हो, ये हर राज्य एक मैसेज है, एक लेसन है, सिखाता है कि किस तरीके से कहां कहां पर गलतियां हुई। मैंने जो बात पहले कही थी, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं
कि असम में गौरव गोगोई पर ही भरोसा कर लेना, सब कुछ उन्हीं के हाथों में सौंप देना, क्योंकि वहां की जो राजनीति है, वहां को जो लोग समझते हैं, जिन्होंने पुराना असम देखा है, वो तो गौरव गोगोई के पिता जो है उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने तो कांग्रेस की वहां पर हालत खराब कर दी। तो एक तो वहां पर ये ना करना, एक आपको राजनीति, बीजेपी किसी एक चेहरे पर भरोसा करके चुनाव नहीं लड़ती। अगर बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी पर भी भरोसा जरूर है, लेकिन उनके आसपास संगठन के लोग, बूथ के लोग, सबकी जिम्मेदारी लगती है। मैं बीजेपी के कुछ लोगों की अगर आपको बात बताऊं, तो अगर अमित शाह भी कोई रैली करने जाते हैं किसी विधानसभा सीट पर, किसी लोकसभा सीट पर, तो उस इलाके में जहां पर रैली है, वहां के बूथ अध्यक्ष को, वहां के पन्ना प्रमुख को बुलाकर उनके साथ 10 मिनट बैठते जरूर हैं, उनसे वहां की स्थितियों को समझते जरूर है, उसके बाद उनका भाषण वहां पर शुरू होता है। यानी लोकल इश्यूज क्या है भाई, लखनऊ के अंदर समस्याएं बहुत होंगी, लेकिन लखनऊ के अंदर जो एक मोहल्ला चार बाग पड़ता है, वहां की क्या समस्याएं हैं, उनको उस रैली में उठाना, आप समझ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बिना होमवर्क के नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, ममता बनर्जी ने 15 साल तक शासन किया, और बंगाल की जो मिट्टी है, वहां की जो तासीर है, 34 सालों का शासन था लेफ्ट का, और उस शासन को उखाड़ने का काम ममता बनर्जी ने 2011 में किया था। इस बार बहुत पहले से ये बात कही जा रही थी कि क्या, बंगाल में दो ही सवाल थे कि ममता बनर्जी वापसी करेंगी या फिर उनकी 15 साल की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी बंगाल से उखाड़कर फेंक देगी। तो बीजेपी ने इस सत्ता को पाने के लिए लंबी मेहनत की है, और ये मेहनत पिछले 4 साल की या 10 साल की नहीं है, बल्कि ये सपना आजादी के बाद का है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों के दौर का, अटल बिहारी आडवाणी के दौर का सपना है। नरेंद्र मोदी 2 बार यहां पर चूक गए, 2016 में, 2021 में, और इतनी असफलताओं के बाद जाकर के पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही हैं, लोग झालमुड़ी पर भी बात कर रहे हैं, लोग मछली पर भी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति करती है, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतीकों की राजनीति करती है। आप बिहार चुनाव देखिए, बिहार के चुनाव को नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में एक गाने से पलट दिया था, सिर्फ एक गाने का जिक्र किया था और सारी बहस किनारे हो गई थी। 6 गोली छाती पर जी, और सारी बहस उस गाने के इर्द गिर्द सारी बहस होने लगी थी, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। दिल्ली के चुनाव को आप देखिए, दिल्ली का पूरा चुनाव एक तरफ और केजरीवाल का शीश महल एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज को उठाती है और उसके इर्द गिर्द चुनाव को बुनने का काम वो करती है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो असम में भारतीय जनता पार्टी के पास जहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता, वहां पर उसके पास सीधे सीधे धर्म की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, घुसपैठियों की बात होती है। लेकिन इन घुसपैठियों को भी मुद्दा बना दिया बंगाल में झालमुड़ी के सहारे चुनाव कर लिया। बंगाल में बीजेपी के कई प्रत्याशी ऐसे थे जो हाथों में मछली लेकर गली गली प्रचार कर रहे थे। जी हाँ। तो आप इस चीज को समझिए, ये प्रतीकों की राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी के सामने क्या टारगेट है? आज बीजेपी के सामने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश है। अब बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। हालांकि चुनाव उत्तराखंड में भी होगा, चुनाव पंजाब में भी होगा, लेकिन फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर है। अब पूरी की पूरी बीजेपी और आप देखिए इसको, प्रधानमंत्री के जो यूपी दौरे हैं उनकी शुरुआत हो गई है, उनका यूपी आना शुरू हो गया है। अभी हरदोई में वो पिछले दिनों आए, जहां गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई। तो यानी अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है। बंगाल का एक मैसेज, मैं एक बीजेपी के नेता से चर्चा चल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में टिकट काटने जा रही है सिटिंग विधायकों के, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बंगाल जीत गए तो ऐसा कोई प्रयोग करने की यहां जरूरत नहीं है। और आज वो, हमने कहा बंगाल, तो बोले हाँ बंगाल हम जीतेंगे। वो बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर नजर है कि बंगाल हम जीत रहे हैं, हमने मेहनत की है, हमने काम किया है। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, हम जितने लोग इस चर्चा में शामिल हैं या जितने लोग हमें सुन रहे हो, अपने आसपास के जिलों के बीजेपी के नेताओं से अगर बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ, हमारे जिले में 2 आदमी हैं जो बंगाल में रहे हैं,
जो उत्तर 24 परगना में 4 दिन रहकर आए हैं, जो दक्षिण 24 परगना में रहकर आए, कोलकाता में रहकर आए, हुगली में रहकर के आए। ऐसा है वहां पर। ये तरीका था। बीजेपी कोई 1 महीने से या 2 महीने से बंगाल की तैयारी नहीं कर रही। लोग कह रहे हैं कि बिहार को जीतने के बाद बंगाल की तैयारी शुरू हुई, नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल नहीं। बीजेपी को नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना था, ये महीनों पहले से तय था, बहुत पहले से तय था। बीजेपी को किस आज की तारीख में, देखिए बहुत चर्चा इस बात की होगी, क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? इस बात की चर्चा हो रही है, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे क्या? भाई शुभेंदु अधिकारी वो आदमी है जो ममता बनर्जी से सबसे ज्यादा टकराए हैं। और बीजेपी का अगर आप इस तरीके ये इतिहास उठा करके देखिए तो सम्राट चौधरी जो आरजेडी और जेडीयू में रहकर आए थे, हम में रहकर आए थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाने वाले लोग जो रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जो बीजेपी के लोग थे, वो नहीं बन पाए। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए थे, वो मुख्यमंत्री बन गए ना। उत्तर प्रदेश में बसपा से आए हुए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए ना। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अब एक चर्चा चल रही है, क्या ममता बनर्जी अगर हटी, उनकी सरकार गई, तो बीजेपी क्या किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी क्या? तो नाम एक अग्निमित्रा पॉल का वहां पर है, बहुत बड़ा नाम है अग्निमित्रा पॉल का। 2021 में वो आसनसोल दक्षिण से चुनाव जीती है। यही सायोनी घोष जो सांसद हैं, ये 2021 में चुनाव हारी हैं अग्निमित्रा पॉल से। अग्निमित्रा पॉल तो बड़ा चेहरा है बंगाल का। तो क्या ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है? क्या दिलीप घोष जिनके नाम की बड़ी चर्चा चल रही है, वो हो सकते हैं क्या? अमित शाह का एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसी चुनाव में उन्होंने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बांग्ला भाषा बोलने वाला ही होगा, लेकिन ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी नहीं होगा। तो ये संदेश था अमित शाह का। अमित शाह का एक और बयान सोशल मीडिया पर आप भी सुन रही होंगी, सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 9 बजेगा, 9 बजे ये होगा, 10 बजे ये घंटा खुलेगा, ये ईवीएम खुलेगी और 1 बजे ममता दीदी को टाटा बाय बाय हो जाएगा। 12:30 बज चुका है इस समय और 1 बजने को है। तस्वीर आपके सामने है, चुनाव आयोग की भी तस्वीर हमारे सामने है और ये टैली भी हमारे सामने है। तो अमित शाह ने तो बता दिया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, अब इसको 2 तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि जनता चुनाव परिणाम के दिन ये जानना चाहती है कि चुनाव के प्रचार के दरमियान तो बहुत सी बातें होती हैं, रैली में इन्होंने ये कह दिया, रैली में उन्होंने ये कह दिया, लेकिन आज परिणाम के दिन क्या हो रहा है? तो आज की हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार को हटाने की जो शुरुआत है वो कर दी है। लगभग कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी बात, एक और बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हुआ तो एक चर्चा निकल कर आई कि क्या भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है? जहां भाजपा की सरकारें होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। और जहां पर निकाय और पंचायतों में कब्जा कर लेती है वहां कहती है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाते हैं। भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं वो कोई भी काम करेंगे, अगर उन्होंने भी काम किया होगा तो उसका क्रेडिट वो पहले मोदी जी को देते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम ये काम कर पा रहे हैं, ये काम हो पा रहा है। क्यों? उसके पीछे वजह है क्योंकि वो जनता को कनेक्ट करते हैं, वो पब्लिक को कनेक्ट करते हैं। अब सवाल तो ये भी होना चाहिए ना कि क्या रसोई गैस के सिलेंडर के लिए कतार में लगे हुए लोग क्या बंगाल में नहीं थे? क्या बंगाल के लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं दिख रही थी? महंगाई की मार नहीं दिख रही थी? ये जो तमाम दाम बढ़े, सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए तो कल परसों में महंगा हुआ, लेकिन जनवरी से लेकर अब तक कितना महंगा हो गया? क्या उस महंगाई का असर नहीं था? ये तमाम बातें पीछे छूट गई हैं। बंगाल का चुनाव जो है, जो एक ममता बनर्जी का एक बयान कि ये लोग मांस भात नहीं खाने देंगे, भाजपा ने उसका काउंटर कर दिया। जब सायोनी घोष ने ये गाना गाया कि मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना है, तो उस गाने के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जय महाकाली के वहां पर नारे लगाए। जय श्री राम के नारे उतने नहीं लगे बंगाल के चुनाव में, वो तो आज लग रहे हैं जब ये जीत गए हैं। पूरे चुनाव में जय काली के नारे लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा हो सकते हैं, भाजपा के दिल में मां काली है। इस तरीके से भी काउंटर किया गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहीं भी बीजेपी के किसी नेता की कोई रिश्तेदारी, कोई मित्रता बंगाल में रही है तो आप उससे पता कर लीजिए। 15-15 लोगों की मीटिंग आरएसएस करता है,
उनकी उनकी मीटिंगों में मंच माला माइक नहीं होता है। उनकी मीटिंग एक कमरे में होती है और सादे पानी के साथ होती है, पानी पीते हुए वो मीटिंग होती है और सारी चर्चा उसमें हो जाती है। ये भी बीजेपी का एक तरीका है। बीजेपी जो आज आज की तारीख में ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, तो किससे हार रही है? वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से हार रही है ऐसा नहीं है। उनके सामने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी थी, उनके सामने केंद्र सरकार थी, उनके सामने कई राज्यों की सरकार थी, उनके सामने कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संगठन था, उनके सामने आरएसएस था, और बहुत हद तक उनके सामने मीडिया का एक बड़ा वर्ग था, जो लोगों के दिमाग में, लोगों के मन मस्तिष्क में एक तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा है कि अब की बार तो बंगाल में खेल पलटने वाला है। तो ये बहुत से रीजन है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन तमाम बातों को हम इस वजह से सिर्फ मान लें बीजेपी की जीत हुई है। और आप जानती हैं कि जो जो विजेता होता है, जो नायक होता है, हर आदमी उसकी उसकी पूछता है। और आज ममता बनर्जी की 20 कमियां गिनाई जा सकती है, आज ममता बनर्जी की 20 कमियां, 50 कमियां गिनाई जा सकती है। यही ममता बनर्जी अगर अभी जीत रही होती तो मामला उल्टा होता। हर आदमी कहता कि ममता बनर्जी का जादू बरकरार है, लेकिन सत्यता को, हकीकत को, सच्चाई को स्वीकार किया जाता है। और सच्चाई आज की तारीख में यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने वो हासिल कर लिया है, वो प्राप्त कर लिया है जिसके लिए सदियों का संघर्ष था, मेहनत थी। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, नाराजगी ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी के खिलाफ एक समाज के बड़े वर्ग में जरूर रही। और दूसरी एक बड़ी बात जो मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि जब आंकड़ा निकलकर सामने आएगा तो बहुत सी बातें पता चलेंगी, मुस्लिम वोटर्स में कहीं ना कहीं एक अविश्वास पैदा हुआ। हुमायूं कबीर के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनका एक कथित वीडियो टेप सामने आया, उसको ये माना गया कि ममता बनर्जी या टीएमसी के लोगों ने ही हुमायूं कबीर के साथ इस तरीके की चीज करवा दी। तो वो एक अविश्वास भी पैदा हुआ पश्चिम बंगाल में। और जो पार्टी 2 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच सकती, मुझे याद आ रहा है अमित शाह एक रोड शो कर रहे थे, उसमें देश के बड़े चैनल की बड़ी एंकर के साथ वो इंटरव्यू के दरमियान ये बात कहते हैं कि हम 2 से 77 पर आए हैं, तो अब इसका गुणा भाग आप ही कर लीजिए कि हम कितना आने वाले हैं, कितना नहीं आने वाले। हालांकि उस समय उस बात का बड़ा मजाक उड़ा था, बड़ी लोगों ने हास्यास्पद कहा था। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि बहुत हद तक तस्वीर साफ है, पिक्चर साफ है, और ये पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। और टैली जो है, जिस टैली की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी 128 के इर्द गिर्द नजर आ रही है। टीएमसी, वो टीएमसी जो 2021 में 213 सीटें जीती थी, आज वो 100 से नीचे जाती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का बयान मुझे याद आ रहा है, वो ये कह रहे थे कि टीएमसी जो है वो 3 अंकों में, 3 डिजिट में सीटें नहीं ला पाएगी। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जो सोनार बांग्ला का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सोनार बांग्ला का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी का हिट होता हुआ नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी का एक स्टेटमेंट और आया है इन नतीजों के बीच में, इन तमाम रुझानों के बीच में। उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उनका जो शाप है वो टीएमसी को लगा है। ये हिंदुओं पर हुए अत्याचार की जीत है। बहुत सी बातें अब कही जाएंगी, बहुत सी बातें अब सुनी जाएंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो परिवर्तन 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का भरपूर साथ दिया। पिछले 15 साल से वो ममता बनर्जी के साथ थी, और ममता बनर्जी को जो हासिल है, मैं इसमें ममता बनर्जी, देखिए युद्ध में वही बात फिर पलट कर आती है। चंद्रकांत जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की, सारा कुछ उन्होंने किया। एक बात ये भी है कि परिवर्तन, अगर देखिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग या फिर तमाम पैतरे नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी, ममता बनर्जी ने और भी ज्यादा मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमने साफ तौर पर देखा कि जो सत्ता में काबिज है वो संघर्ष करता हुआ नजर आया। नहीं तो चंद्रकांत जी, उस सवाल का भी तो जवाब दीजिए, उस सवाल का भी जवाब दीजिए जो मूल सवाल अमिताभ सर ने उठाया था कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य विपक्ष शासित है, वहां एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है, फैक्टर होता है। जितने भी राज्य भाजपा शासित या उनके गठबंधन शासित हैं, उन सभी राज्यों में अगर बढ़कर वोट पड़ा तो लोग कहते हैं कि सरकार बचाने के लिए लोग टूट पड़े, एकदम कूदे जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये सरकार नहीं जानी चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। जिसके पास इतना पैसा आ रहा है भाई, जिसके पास चंदे में इतना आ रहा है, जिसके पास कंपनियों से इतना आ रहा, कोरोना वाली कंपनी से जिसके पास इतना पैसा आ गया है, तो जिसके पास पैसा है वो होटल दे रहा है भाई, वो दे रहा होटल, वो उत्तर प्रदेश के विधायकों को होटल दे रहा, वो उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों को सबको बोल रहा है जाओ रहो वहां, काम करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो जा रहे हैं लोग, जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो लड़ रहा है किसी तरीके से, लेकिन फिर भी मेहनत करके लड़ रहा है। चलिए ये बात तो हटा दीजिए, लेकिन इस बात को बताइए कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहीं एंटी इनकम्बेंसी क्यों है? जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात, आपने बात कही कि बीजेपी के पास पैसा है, वो होटल बुक कर सकती है। ममता बनर्जी के पास पैसा कम है क्या? क्या ममता बनर्जी के पास पैसा नहीं है? उनकी भी तो सरकार है, वो भी तो इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही थी। लेकिन आप बताइए, जब चुनाव बिल्कुल खत्म होने को था तब उनके लिए एक दिन तेजस्वी यादव प्रचार करने पहुंचे, उनके लिए एक भी दिन प्रचार करने अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। राहुल गांधी उनसे कटे हुए थे, इंडिया गठबंधन वहां पर बिखरा हुआ था। जेएमएम की कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन वहां पर एक दिन में 2 रैली करते हैं बस। तो इंडिया गठबंधन भी तो कमजोर था। ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने कोई दूसरी पार्टी का विधायक तो आएगा नहीं, उन्हीं के विधायक प्रचार करेंगे, उन्हीं के सांसद प्रचार करेंगे। संसाधनों में ममता बनर्जी कमजोर नहीं थी, सारे संसाधन थे उनके पास, राज्य की सत्ता उनके पास थी, उनके पास फंड्स भी थे, सब कुछ था। लेकिन इंडिया गठबंधन में बिखराव था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, ममता बनर्जी को लेकर आपने एक बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी की बात, बिल्कुल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, आप ग्राउंड पर उतरकर कवर कर रहे थे उस चुनाव को। आप ये बताइए, उस चुनाव में क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? क्या 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से नाराज नहीं थी? बिल्कुल नाराज थी, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी थी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो देश को तय करती है। यहाँ तो एक ट्रेंड चल रहा था, एक बात कही जा रही थी कि एक जाति विशेष की सरकार है, एक जाति विशेष को संरक्षण है। और उत्तर प्रदेश में जो दूसरी जाति है, मैं तो आपको बताऊं, ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, बंपर वोटिंग की ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कहां चली गई वो नाराजगी? असल बात यह है भरत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, होता यह है कि एंटी इनकम्बेंसी की जब बात आती है तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? ममता बनर्जी या उनकी पूरी पार्टी ने कहीं पर भी ये नहीं माना कि हमारे खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी में, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बात बता रहा हूं, चाहे आप बिहार की, क्या बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल की नाराजगी है, 20 साल से वो मुख्यमंत्री है और कोई काम नहीं हुआ, नाराजगी है। नतीजों में क्या हुआ? क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकती है, और 6 महीने पहले से उस पर काम शुरू हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसका स्पष्ट उदाहरण है। बीजेपी जिस राज्य में चुनाव होता, मैं आज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड दावे से कह रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, आने वाला है, अगले 7-8 महीनों में चुनाव है, आप देखिएगा अगले 1 से 1.5 महीने बाद यहां पर नाराज नेताओं के नाम निकाले जाएंगे। कौन कौन नाराज है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा, उन सब के मुताबिक काम किए जाएंगे, उन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। जनता की नाराजगी उसी दिन, नागरिक के तौर पर आपसे बात करूं तो अगर मेरी कॉलोनी, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव साफ सुथरा है, मेरे घर के पास, और गांव भी छोड़ दीजिए, मेरी गली साफ सुथरी है, मेरे घर पर रोशनी लाइट की आ रही है, स्ट्रीट लाइट की, मुझे अपना बल्ब नहीं जलाना पड़ रहा है, तो मुझे बड़ी राहत है, मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूं। राशन मेरे पड़ोसी को जरूरत है, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझको कोटेदार चोरी से 10 किलो दिए दे रहा है तो मैं खुश हूं। मेरे लिए एंटी इनकम्बेंसी कोई मायने नहीं रखती। और जब चुनाव होता है सारी बातें पीछे छूट जाती हैं, सारी बातें पीछे छूट जाती है। चुनाव के समय सिर्फ ये याद रहता है, सबसे पहले, आज भी ये कड़वा सच है, कड़वा सच है कि आज भी आदमी वोट देते जाते समय सबसे पहले अपनी जाति देखता है, फिर जिस पार्टी को वो पसंद करता है उस पार्टी को देखता है, या फिर उस विधायक को, उस प्रत्याशी को देखता है जो उसके घर में, जब उसके घर में कोई समस्या हुई थी, उसके घर में शादी बारात मुंडन छेदन हुआ था तो वो आया था। बस बाकी बातें ऊपरी लेवल पर बात करने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हकीकत ग्राउंड की राजनीति की यही है। इस बात को आप भी जानते हैं, चाहे आप प्रधान के चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे सांसद की बात कर लीजिए, किसी को एंटी इनकम्बेंसी और इन सब बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पश्चिम बंगाल की कमी क्या थी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, उनके तमाम जितने सांसद है, चाहे आप
महुआ मोइत्रा की बात कर ले, आप सायोनी घोष की बात कर ले, अभिषेक बैनर्जी की बात कर ले, मैं उन पर भी आता हूं। किसी ने ये माना ही नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है, किसी ने माना ही नहीं कि जनता हमसे नाराज है। भगवान राम के राज में भी हर आदमी राम से खुश नहीं था। तो क्या वो रामराज की परिकल्पना नहीं है? वो रामराज है, लेकिन हर आदमी खुश नहीं था। आप अभिषेक बनर्जी के पूरे चुनाव प्रचार को उठाकर देखिए, अभिषेक बनर्जी की चुनाव प्रचार में उनकी भाषा को उठाकर देखिए। ममता बनर्जी के चुनाव में ममता बनर्जी की एक भाषण मुझे याद आ रहा है कि गुल रहेगा, बहारें होंगी तो फूल फिर से आएंगे, और तृणमूल रहा तो हम फिर से मिलेंगे। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था। ममता बनर्जी इमोशनल बनाना चाहती थी, और अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे थे अपनी रैलियों में कि 5 मई को हम भाजपा को देख लेंगे, 5 मई को हम भाजपा के फलाने नेता को देख लेंगे, 5 मई को हम उसको पाकिस्तान भेज देंगे। ये बयान थे। तो गलतियां तो हुई है ना, ऐसा तो नहीं कि गलतियां नहीं हुई है। आप जिस चीज की बात कर रहे थे शुरू में कि भाजपा के पास संसाधन है, तो क्या संसाधन टीएमसी के पास नहीं थे? क्या दिल्ली में संसाधन आम आदमी पार्टी के पास नहीं थे? क्या थे, सबके पास संसाधन थे। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे बताऊं कि ऐसा क्या हो जाता है, निशाना आप भी लगा रहे हैं, निशाना मैं भी लगा रहा हूं, बस फर्क इतना है कि मैं अगर निशाना लगा रहा हूं तो वो मछली के ऊपर लगा जा रहा है, और आप जो निशाना लगा रहे हैं वो मछली की आंख में जा रहा है। तो जरूरी ये है कि निशाना लगाया कहां पर जा रहा है, हमारा फोकस कितना है, हमको ये कितना पता है कि हमारा टारगेट क्या है। यहाँ ये इस बात का भ्रम बन चुका था कि बंगाल मतलब ममता बनर्जी, ये वाला जो भ्रम बन चुका था। ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी के नेताओं को लगा कि दीदी है तो सब कुछ पॉसिबल है, हम चुनाव जीत लेंगे। आप देखिए बूथ की क्या हालत थी पहले चरण में, जिस तरीके से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता जरूर खाली था, मैं इस बात को मानता हूं, बस्ते से बहुत बड़ी राजनीति तय होती है। भरत जी, आप इस बात को समझते हैं कि जो बूथ पर बस्ता लगता है वो राजनीति को प्रभावित करता है। भाजपा के बस्ते लगे थे, खाली पड़े थे, अलग बात है, उनको भगाया गया, अलग बात है, लेकिन टीएमसी ने कई बूथ पर बस्ता तक नहीं लगाया है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये बात पता थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनके अंदर कोई किसी तरीके का भ्रम नहीं था, उनके अंदर कोई किसी तरीके का, उनको लग ही नहीं रहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं। उनको लग रहा था कि पिछली बार हम 2213 सीटें जीते हैं, तो इस बार कितनी भी कम हो जाएंगी तो 160 से 170 सीटें हम जीत कर आ जाएंगे। और जो अच्छा, अगर एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी नहीं मान रही थी, 74 विधायकों की टिकट क्यों काट दिए? सिटिंग विधायकों के टिकट ममता बनर्जी ने क्यों काट दिए? इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ। और मैं आपसे एक और बात कर रहा हूं, अगर ममता बनर्जी, जो इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने टिकट काटे, अगर ये टिकट उन्होंने ना काटे होते तो शायद ये स्थिति ना होती, क्योंकि जिसका टिकट कटेगा, आप खुद इस बात को देख लीजिए, समझ लीजिए। एग्जाम्पल हम लोगों के सामने रहता है, जिस विधायक का टिकट कटेगा उसको कहीं टिकट मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके पास 10,000 वोट तो होंगे ना। अगर कोई 10 साल से विधायक है तो क्या उसने अपने 10,000 वोटर भी नहीं बनाए? उसने अपने 15,000 वोटर भी नहीं बनाए, तो वो नुकसान किसका करेगा? भाई वो क्या सोचता है? मैं एक लोगों से मैंने पूछा कि आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे, भाजपा भी तो टिकट काटती है, ये तो दोनों ही तरफ है। बात ये है ना, भाजपा टिकट कब काटती है? बंगाल में भाजपा ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्यों करेगी? एंटी इनकम्बेंसी का इशू तो नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल में बीजेपी के पास 77 विधायक थे, उन विधायकों में बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटे उसने, लेकिन टिकट दिया किसको? बीजेपी ने टिकट उन कार्यकर्ताओं को दिया जो मेहनत कर रहे थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, थलापति विजय के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि थलापति विजय ने ये कर दिया, वो कर दिया। अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया है थलापति विजय ने। सही बात है। ये करने का कलेजा चाहिए, ये मादा चाहिए बहुत बड़ा। आपको पता है कि फला व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, हार जाएगा, लेकिन आपने उसको टिकट दिया, अपनी ताकत लगाई, और आज की तारीख में टिकट कहां मिल रहे हैं?